Hello dear Fiju, welcome to our YouTube channel Medico's Concept। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोथेरेपी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, टेंस। ठीक है, तो टेंस क्या होता है? ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन, और कहीं कहीं आपको नर्व स्टिमुलेशन भी देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी टेंस का फुल फॉर्म ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन भी होता है। ठीक है, ट्रांसक्यूटेनियस का मतलब क्या होता है? ट्रांसक्यूटेनियस का मतलब होता है थ्रू द स्किन। ठीक है, तो स्किन के थ्रू जो हमारी सेंसरी नर्व्स होती हैं, टेंस उसको स्टिमुलेट करता है ताकि पेन को रिड्यूस कर सके। टेंस को बेसिकली हम पेन को रिलीव करने के लिए यूज करते हैं, और टेंस जो होता है वो लो फ्रीक्वेंसी करंट के अंडर होता है। ठीक है, टेंस इज अ सिंपल नॉन इन्वेसिव एनाल्जेसिक टेक्निक। ठीक है, नॉन इन्वेसिव एनाल्जेसिक टेक्निक का मतलब होता है बिना चीर फाड़ किए जो टेक्निक पेन में रिलीफ कर दे, उसी को बोलते हैं नॉन इन्वेसिव एनाल्जेसिक टेक्निक। ठीक है, यूज्ड extensively by physiotherapists in clinical settings to reduce pain of any origin। ठीक है, और एनाल्जेसिक टेक्निक को फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो अपने क्लिनिकल में बहुत ही बड़े पैमाने पे यूज करते हैं किसी भी टाइप के पेन्स को ट्रीट करने में, चाहे वो पेन कैसा भी हो, चाहे किसी को बैक पेन हो या फिर किसी को अर्थराइटिस हो, तो उसको पेन रिलीव करने में फिजियोथेरेपिस्ट यूज में लेते हैं किसको? टेंस को। ठीक है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पल्स्ड रेक्टेंगुलर मोनोफेजिक बाइफेजिक करंट विथ द पल्स ड्यूरेशन। ठीक है, तो टेंस जो होता है ये पल्स फॉर्म में वर्क करता है। ठीक है, पल्स फॉर्म का मतलब क्या होता है? पल्स फॉर्म का मतलब आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ठीक है, पल्स फॉर्म का मतलब होता है कि ये कुछ टाइम के लिए चलेगा और कुछ टाइम के लिए क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। फिर ये कुछ टाइम के लिए चलेगा, फिर ये कुछ टाइम के लिए ऑफ रहेगा। अब ये जो टेंस होता है ये मोनोफेजिक भी हो सकता है और बाइफेजिक भी हो सकता है। ठीक है, मोनोफेजिक का मतलब होता है कि ओनली वन फेज में करंट जो होता है वो रन करेगा। ठीक है, वन डायरेक्शन में करंट रन करेगा, यानी सिर्फ पॉजिटिव में। और बाइफेजिक का मतलब होता है कि ये दोनों डायरेक्शन में करंट जो होगा वो रन करेगा, मतलब पॉजिटिव की ओर भी और नेगेटिव की ओर भी। ठीक है, और इसका पल्स ड्यूरेशन जो होता है वो 50 to 200 माइक्रोसेकेंड होता है। फ्रीक्वेंसी 1 to 120 हर्ट्ज होता है, और हाईली फ्रीक्वेंसी इसका 200 हर्ट्ज आता है। ठीक है, सिंपल सा मतलब आप समझिए अब कि फ्रीक्वेंसी होता है क्या है। फ्रीक्वेंसी जो होता है कि एक सेकेंड में कितना स्टिमुलेशन जाएगा। ठीक है, यानी किसी पेशेंट को अगर हम टेंस दे रहे हैं, ठीक है, अगर उसका हम लोग 60 फ्रीक्वेंसी को 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हम लोग फिक्स किए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक सेकेंड में उसको 60 स्टिमुलेशन मिलेगा। ठीक है, और इसका मैक्सिमम पीक करंट जो होता है वो होता है 50 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर तक। ठीक है, और जब हम इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, पल्स ड्यूरेशन इस सब को सेट कर देंगे, ठीक है, उसके बाद हम पेशेंट से पूछेंगे कि उसे पेन कहाँ पे फील हो रही है। ठीक है, तो पेन वाले सरफेस एरिया पे हम इलेक्ट्रोड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम आगे आपको ये बताएंगे कि इलेक्ट्रोड कितने टाइप्स के होते हैं, और इलेक्ट्रोड जो होता है वो कैसे हम लोग मतलब कैसे पेशेंट पे उसको उसके सरफेस पे हम लोग फिक्स करते हैं, ठीक, कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा देखते हैं टेंस के हिस्टोरी को। ठीक है, हिस्ट्री को, हिस्टोरिकल बातें कुछ समथिंग। ठीक है, ऑल्दो द रोल of electricity for pain management has been acknowledged for many centuries। ठीक है, हालांकि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका जो पेन मैनेजमेंट के लिए काफ़ी सालों से यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को पेन मैनेजमेंट के लिए काफ़ी सालों से यूज़ किया जा रहा है,
पर ज़्यादा प्रोग्रेस जो हुआ है वो इन कुछ सालों में हुआ है, ठीक है। जब मतलब अच्छे से प्रोग्रेस इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि उस समय तक हम पेन के मैकेनिज्म को अच्छे से समझ नहीं रहे थे, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का हम अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे थे पेन रिलीव करने में। हो तो रहा था लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं, जितना कि आज हो रहा है, ठीक है। Following the improved understanding of the pain mechanism and the development of a small portable battery operated device, जब हम पेन के मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लिए तब एक स्मॉल पोर्टेबल बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस को बनाया गया और इसी डिवाइस को क्या कहा गया, और इसी डिवाइस को टेंस कहा गया, ठीक है। और टेंस के हेल्प से अब नहीं भी मतलब कहीं भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और उसका इंटेंसिटी जितना मन करे उतना दे करके, उसका फ्रिक्वेंसी सब सेट करके कितना स्टिमुलेशन देना है, इन सारों को कंट्रोल कर सकते हैं। कब? जब हम पेन के मैकेनिज्म को अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। कुछ साल पहले यानी मिड 1960 आवर नॉलेज ऑफ न्यूरोफिजियोलॉजी एंड न्यूरोफिजियोलॉजी ऑफ पेन हैज एक्सप्लेन, ठीक है। इन 1960 के मिड में हम पेन के न्यूरोफिजियोलॉजी को अच्छे से समझ चुके थे, ठीक है। न्यूरोफिजियोलॉजी ऑफ पेन को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया जा चुका था, ठीक है। तब टेंस का इस्तेमाल करना काफ़ी इजी हो गया था हमारे लिए, ठीक है। तब हम इलेक्ट्रिसिटी को काफ़ी अच्छे से उसका बेनिफिट ले पा रहे थे, ठीक है। और जो पेन गेट थ्योरी जो होता है, टेंस किस पे वर्क करता है, तो टेंस जो होता है वो पेन गेट थ्योरी, जिसको गेट कंट्रोल थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है, वो इसी के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। और इस प्रिंसिपल को किसने दिया था? इस प्रिंसिपल को मिलजैक एंड वॉल नाम के साइंटिस्ट दिए थे इन 1965, ठीक है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ टेंस और एनी अदर पेन रिलीविंग मॉडलिटी अचीव्स इट्स इफेक्ट, ठीक है। अब हम एक प्रॉपर ऑर्डर में समझेंगे कि टेंस या और कोई पेन रिलीविंग मॉडलिटी वर्क कैसे करता है, ठीक है। लेकिन टेंस को समझने के लिए हमें नोसिसेप्टिव पाथवे और न्यूरोफिजियोलॉजी ऑफ पेन को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। It is necessary to have a basic understanding of the nociceptive pathway and the neurophysiology of pain. नोसिसेप्टिव रिसेप्टर्स एक होता है, ठीक है, उसी की हेल्प से ये पूरा नोसिसेप्टिव पाथवे चलता है। इसका मतलब देखिए, जैसे कि पेन फील कैसे होता है, जब हमें कोई इंजरी होती है तो पेन फील तो होता है ना, उसका स्टिमुलेशन जाता है हमारे माइंड तक, यानी जो पेन के स्टिमुलेशन होता है उसके नर्व एंडिंग को ही क्या बोलते हैं? नोसिसेप्टर्स बोलते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के। तो हम आगे इसको हम लोग बहुत अच्छे समझेंगे, ठीक है। और टेंस को समझने के लिए इसको पढ़ना तो ज़रूरी है ही, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझेंगे पेन गेट थ्योरी को, यानी पेन पाथवे को, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टेंस के पैरामीटर्स को, ठीक है। तो जो टेंस का पैरामीटर्स होता है उसमें 5 चीज़ इंक्लूड होता है। कौन कौन? उसका वेव फॉर्म्स, फ्रीक्वेंसी, पल्स विड्थ, एम्पलीट्यूड एंड मॉड्यूलेशन, ठीक है। इन 5 पैरामीटर्स को हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। वेव फॉर्म्स, तो वेव फॉर्म्स जो होता है हम लोग जाने थे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जो टेंस का जो वेव फॉर्म होता है वो मोनोफेजिक भी हो सकता है और बाईफेजिक भी हो सकता है, ठीक है। मोनोफेजिक का मतलब होता था कि उसका जो करंट का जो डायरेक्शन था वो ओनली 1 डायरेक्शन में था, यानी सिर्फ पॉजिटिव में। और बाईफेजिक का मतलब था कि बोथ, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों फेज में करंट का डायरेक्शन जो था वो रन कर रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? पल्स के शेप के बारे में। तो जो पल्स का शेप होता है वो स्क्वायर शेप भी होता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर और साइन वेव लाइक कर्व लाइक स्ट्रक्चर भी होता है। और ये जितने भी पल्स के शेप होते हैं ये डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशन में अलग अलग यूज करते हैं, ठीक है। मेनली अगर बात करें तो मेनली जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप जो होता है वो यूज होता है वेव फॉर्म्स का।
तो जो रेक्टेंगुलर फॉर्म जो होता है वेव का, वो मेनली किस कंडीशन में यूज होता है, तो वो मेनली यूज हम लोग करते हैं हाइपर सेंसिटिव पेशेंट के लिए, ठीक है। हाइपर सेंसिटिव पेशेंट का मतलब होता है हैविंग एक्सट्रीम फिजिकल सेंसिटिविटी टू पार्टिकुलर कंडीशन, ठीक है, एज वेल एज पेन एसोसिएटेड विथ नर्व इंजरीज, ठीक है। और अगर किसी को नर्व इंजरीज के वजह से पेन हो रहा हो तो उसमें भी हम लोग रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म ही देते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ट्रायंगुलर शेप। तो ट्रायंगुलर शेप का हम लोग यूज कब करेंगे, ट्रायंगुलर शेप का हम लोग यूज करते हैं, इसको हम लोग रिकमेंडेड करते हैं इंटेंस और हाइपर इरिटेटिंग स्टिमुलेशन के लिए, ठीक है, एज डन इन एक्यूट पेन और फॉर द रेजिस्टेंट टिश्यू, ठीक है। ट्रायंगुलर हम लोग कब यूज करते हैं, जब किसी को एक्यूट पेन हो। यहाँ पे अब एक्यूट की बात आती है, तो पेन हम लोग एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। अगर कोई इंजरीज शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग एक्यूट पेन बोलते हैं, और वो जब लॉन्ग ड्यूरेशन में चेंज हो जाता है उसको हम लोग क्रोनिक पेन बोलते हैं। मतलब अगर हमें कोई चोट लगती है और वो बस कुछ मंथ तक रहता है, 1 से 2 मंथ तक, तो उसको हम लोग मेजर करते हैं एक्यूट पेन में। और अगर उससे ज़्यादा, अगर वो पेन मतलब वो ठीक होने में उससे ज़्यादा टाइम ले फिर भी वो ठीक ना हो, तो वो आ जाता है क्रोनिक पेन में, ठीक है। तो ट्रायंगुलर शेप का हम लोग यूज करते हैं हाइपर इरिटेटिंग स्टिमुलेशन में और एक्यूट पेन में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पैरामीटर्स ऑफ टेंस के बारे में, जो क्या है, फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेंस कैन बी हाई और लो, ठीक है। जो टेंस का फ्रीक्वेंसी होता है वो हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी होता है उसका रेंज होता है 80 to 120 हर्ट्ज, ठीक है। तो और कभी कभी मैक्सिमम कितना जाता है, ये मैक्सिमम कभी कभी 200 हर्ट्ज तक जाता है, ठीक है। और हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ टेंस को हम लोग यूज करते हैं एक्यूट कंडीशन में, या फिर जो रिसेंट इंजरी होता है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, या फिर कोई सर्जरी ऐसा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसको क्या चाहिए होता है, उसको तुरंत रिलीफ चाहिए होता है। तो ऐसे कंडीशन में तुरंत रिलीफ यानी इमीडिएट पेन रिलीफ के कंडीशन में हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ टेंस को देते हैं, ठीक है। और ये हमेशा उसको तुरंत ही पेन रिलीफ करेगा, लेकिन ये इमीडिएट पेन रिलीफ तो करता है लेकिन ये कुछ ही देर के लिए करता है, मतलब ये हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। बात करें अगर लो फ्रीक्वेंसी ऑफ टेंस के बारे में, तो उसका जो रेंज होता है वो होता है 1 to 20 हर्ट्ज, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी 1 to 20 हर्ट्ज हो सकती है। और ये हमेशा क्रोनिक पेन को ट्रीट करने में यूज करते हैं, यानी लो फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट जो होता है वो क्रोनिक पेन के लिए, या फिर कोई पेन जो है वो बहुत ही लंबे समय तक चलता आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग लो फ्रीक्वेंसी करंट को यूज करते हैं। और ये जो होता है, ये भले ही इसका जो पेन लो फ्रीक्वेंसी देते हैं, लेकिन ये जो पेन रिलीफ होता है ये काफ़ी लंबे समय के लिए होता है, ठीक है। अब थर्ड पैरामीटर्स ऑफ टेंस के बारे में बात करें तो वो क्या है, वो है पल्स विड्थ, ठीक है। पल्स विड्थ क्या होता है, ठीक है, पल्स विड्थ वो होता है जिसमें हम लोग किसी भी पेशेंट को अगर ट्रीट कर रहे हों वेव फॉर्म को देकर के, यानी विथ द हेल्प ऑफ टेंस, तो वो कितना टाइम में हम उस टेंस को उस पेशेंट को दे रहे हैं, ये पूरे टाइम को हम लोग बोलते हैं पल्स विड्थ। इट इज़ द लेंथ ऑफ टाइम द करंट इज एक्चुअली एक्टिंग ऑन द पेशेंट इन इस इंडिविजुअल पल्स, ठीक है। एक इंडिविजुअल पल्स किसी पेशेंट पे कितना देर के लिए वो एक्ट कर रहा है, कितना देर के लिए उस पेशेंट पे वर्क कर रहा है, इस टाइम को हम लोग बोलते हैं पल्स विड्थ, ठीक है। द पल्स विथ ड्यूरेशन क्या होता है, इसका पल्स विथ का ड्यूरेशन जो होता है वो 50 to 400 माइक्रोसेकेंड होता है, मतलब ये एक रेंज है। कभी किसी पेशेंट में 100, तो किसी में 200, तो किसी में 60-70 यूज होता है, ठीक है। पल्स विथ ड्यूरेशन अलग अलग होता है। फॉर नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर सिस्टम पल्स विथ इज सेलेक्टेड। अगर कोई नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर का केस है, मतलब नॉर्मल पेन है उसको, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को हम लोग पल्स विथ का जो पल्स विथ देते हैं वो होता है
100 से 150 के बीच में, ठीक है। ऐसे अगर रेंज के बारे में बात करें तो रेंज कितना होता है 50 to 400। वो किस कंडीशन में, अगर कोई क्लिनिकल कंडीशन है, कोई क्लिनिकल केस है, कोई किसी प्रकार के नर्व इंजरी है, उस कंडीशन में हम लोग ज़्यादा या कम ले सकते हैं। लेकिन जनरली अगर एक नॉर्मल पेशेंट है तो उसमें हम लोग 100 to 150 माइक्रोसेकेंड ही यूज़ करते हैं पल्स विथ। फॉर पेशेंट्स विथ न्यूरोलॉजिकल डैमेज, तो अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसका न्यूरोलॉजिक डैमेज है, मतलब वो उसका जो सेंसेशन है वो अच्छे से नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उस पेशेंट को अगर हम लोग थोड़ा ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसका न्यूरोलॉजिकल डैमेज है, ठीक है, तो उसको हम लोग हायर विथ ड्यूरेशन को हम लोग सजेस्ट करते हैं। वो कितना होता है 200 to 300 माइक्रोसेकेंड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं किसको, अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ पैरामीटर्स ऑफ टेंस के बारे में, जो क्या है मॉड्यूलेशन, ठीक है। एंड फिफ्थ पैरामीटर्स क्या है एम्पलीट्यूड। तो मॉड्यूलेशन को पढ़ने से पहले हम एम्पलीट्यूड को देखते हैं, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो बेस्ड होता है किस पे, पेशेंट्स के सेंसेशन पे, ठीक है। Most tense units have an amplitude control range from 1 milliampere to 100 milliampere, ठीक है। जो मोस्टली टेंस यूनिट जो होता है उसके पास क्या होता है, उसके पास एम्पलीट्यूड कंट्रोल रेंज होता है, ठीक है। और वो रेंज कितना होता है, वो रेंज होता है 1 मिलीएम्पियर से 100 मिलीएम्पियर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट पैरामीटर्स ऑफ टेंस, तो वो क्या है मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो जो मॉड्यूलेशन होता है, मॉड्यूलेशन का मीनिंग होता है वेरिएशन इन आइदर पल्स ड्यूरेशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, पैरामीटर्स इन साइक्लिक फैशन। मतलब कि मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि जितना भी, जैसे कि इसमें जितना भी पैरामीटर्स है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, पल्स विथ वेव फॉर्म्स, इसको हम लोग अलग अलग तरीके से हम लोग देते हैं, ठीक है। और इन सारा को एक साथ अगर बात करें, जैसे कि वैरी तो करता है ना, किसी एक पेशेंट में अगर एक मान लेते हैं कि किसी में हमको वेव फॉर्म जो हुआ रेक्टेंगुलर देना है, फ्रीक्वेंसी हमको मतलब 80 हर्ट्ज देना है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना कि एक ये जो फिक्स होता है वो हर पेशेंट के लिए बिल्कुल फिक्स है। मतलब अगर एक पेशेंट न्यूरोमस्कुलर का है, उसमें अगर हम लोग उसको डैमेज है तो उसको हम लोग दे रहे हैं 200 हर्ट्ज, ठीक है, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर इसको हम लोग दे रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना। या फिर मान ले कि 150 हर्ट्ज है, तो ऐसा तो नहीं है कि यही फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर पेशेंट के अप्लाई करते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो होता है हमेशा वैरी करेगा, क्या फ्रीक्वेंसी, पल्स ड्यूरेशन एंड एम्पलीट्यूड, ये सब जो है वो अलग अलग पेशेंट में वैरी करेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या, ये हम बात किए पैरामीटर्स ऑफ टेंस के बारे में। अब हम लोग देखेंगे टेंस मोड, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे टेंस के मोड को, ठीक है। देयर आर करंटली 4 टेंस मोड्स यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो फिलहाल अभी टेंस के 4 मोड को क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज किए जा रहे हैं। कौन कौन सा, तो फर्स्ट है हाई टेंस, जिसको कन्वेंशनल टेंस भी कहते हैं। सेकेंड लो टेंस, जिसको अकुपंक्चर टेंस भी बोलते हैं। एंड थर्ड ब्रीफ टेंस एंड फोर्थ बर्स्ट मोड टेंस, ठीक है। ये 4 टेंस का मोड है जो फिलहाल अभी क्लिनिकल प्रैक्टिस में फिजियोथेरेपी के द्वारा यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम हर एक मोड को एक एक करके अच्छे से उसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मोड कौन सा है, हाई टेंस, ठीक है, जिसको हम लोग कन्वेंशनल टेंस भी बोल सकते हैं या फिर कन्वेंशनल मोड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। हाई टेंस जो होता है वो हाई टेंस और लो टेंस जो नाम है वो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ा है, ठीक है। अगर जिस टेंस की फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो उसको हाई टेंस भी बोलते हैं, और जिसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है उसको लो टेंस बोलते हैं, ठीक है। और इसका इंटेंसिटी जो होता है वो इसमें जस्ट अपोजिट होता है। हाई टेंस में फ्रीक्वेंसी हाई होता है और उसका इंटेंसिटी जो होता है वो लो होता है, ठीक है। जब हम
इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन अप्लाइड करते हैं पेशेंट पे, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो होता है वो इम्पल्स को काउज करता है, ठीक है। देन जो इम्पल्स होता है वो किसके अलोंग कैरिड होता है, तो वो अफरेंट फाइबर्स के अलोंग कैरिड होता है, ठीक है। तो अफरेंट फाइबर्स होता है क्या है, हम जानते हैं कि अफरेंट फाइबर्स ऑफ न्यूरॉन्स जो होता है वो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है कहाँ से, सेंसरी रिसेप्टर ऑफ द स्किन। मतलब अगर किसी प्रकार के हमारी स्किन पे कोई इंजरी होती है तो वहाँ से जो सेंसरी रिसेप्टर होता है वो इंफॉर्मेशन को पहुँचाता है कहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, ठीक है। और ये जो अफरेंट फाइबर है उसके बाद क्या करता है, वो नर्वस सिस्टम तक उसको पहुंचाता है, उसके साथ साथ वो प्रोड्यूस करता है प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन को, ठीक है। तो ये जो प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन होता है वो क्या होता है, तो जो प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन होता है वो रेफर्स करता है एक ऐसे मैकेनिज्म को जो न्यूरोट्रांसमीटर को सप्रेस करता है और उसको रिलीज करता है विद द हेल्प ऑफ एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है। और ये ट्रांसमिशन करता है किसका, नोसिसेप्टिव्स का। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो पेन का रिसेप्टर होता है उसके नर्व्स एंडिंग को नोसिसेप्टिव बोलते हैं और यही मैसेज पहुंचाता है हमारे नर्वस सिस्टम तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट तक, और वहाँ से हमें पेन का सेंसेशन होता है या फिर बोल सकते हैं कि पेन फील होता है। और इसमें दो फाइबर जो होता है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ए डेल्टा फाइबर एंड सी फाइबर, ठीक है। ये हम लोग जब पेन पाथवे पढ़ेंगे उसमें काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें सिंपल सा डिफरेंस होता है कि ये डेल्टा फाइबर जो होता है वो माइलिनेटेड होता है और ये जो होता है वो नॉन माइलिनेटेड होता है। और फिजियोलॉजी में हम पढ़े हैं नर्वस सिस्टम में कि माइलिन शीथ का फंक्शन क्या होता है, माइलिन शीथ का फंक्शन होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को जल्दी से पहुँचाना, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को वो जल्दी पहुँचाता है, ठीक है, माइलिन शीथ। हाई फ्रीक्वेंसी low intensity are most commonly used mode of टेंस, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी और लो इंटेंसिटी वाला मोड जो होता है टेंस का वो सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा, ठीक है। इट इज़ अफेक्टिंग इन मॉड्यूलेटिंग एक्यूट पेन, ठीक है। और हाई टेंस का यूज सबसे ज़्यादा एक्यूट पेन कंडीशन में ही होता है, ठीक है। द onset ऑफ पेन रिलीफ इज़ वेरी फास्ट। और हाई टेंस जब हम अप्लाइड करते हैं तो इस कंडीशन में पेशेंट को पेन में जो रिलीफ होता है वो बहुत ही जल्दी मिलता है, ठीक है। लेकिन ये जो पेन रिलीफ है वो बहुत ही कम समय के लिए ही मिलता है, ठीक है। Sensation achieved is comfortable paresthesia with no muscle contraction, ठीक है। जब हम पेशेंट को हाई टेंस द्वारा ट्रीट करते हैं तो पेशेंट जो होता है वो पैरेस्थेशिया फील करता है, ठीक है। पैरेस्थेशिया मतलब कि होता है टिंगलिंग सेंसेशन एंड नीडल लाइक सेंसेशन। वो टिंगलिंग सेंसेशन को फील करता है लेकिन वहाँ पे कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे इंटेंसिटी हाई टेंस में हमेशा इंटेंसिटी लो होता है, तो लो इंटेंसिटी की वजह से इसमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। और पैरेस्थेशिया यानी उसको टिंगलिंग सेंसेशन भी उतना ही होता है जितना में वो पेशेंट अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको कोई इंजरी ना हो इससे, ठीक है। द स्टिमुलेशन पैरामीटर्स, ठीक है। स्टिमुलेशन पैरामीटर्स का मतलब हम इतना तो जान लिए कि कन्वेंशनल टेंस में हाई फ्रीक्वेंसी होता है, लो इंटेंसिटी होता है, लेकिन वो कितना होता है ये देखेंगे, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो होता है वो लो होता है, कितना होता है, वो होता है 12 to 30 मिली एम्पियर, ठीक है। और जब इंटेंसिटी लो इंटेंसिटी की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, तो लो इंटेंसिटी की वजह से प्रेस्थेशिया प्रोड्यूस होता है, मतलब कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है और उसे टिंगलिंग सेंसेशन फील होता है, ठीक है। ये है हमारा हाई फ्रीक्वेंसी जो टेंस मोड है या फिर बोल सकते हैं हाई टेंस और कन्वेंशनल टेंस का ग्राफ, ठीक है।
हाई टेंस जो होता है वो क्या होता है, कन्वेंशनल टेंस या हाई टेंस के अंदर क्या होता है, लो इंटेंसिटी होता है, ठीक है। और लो इंटेंसिटी हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि जो मैकेनो रिसेप्टर जो होता है उनका लार्ज डायमीटर होता है, इस वजह से इजीली वो लो इंटेंसिटी के ऊपर भी एक्टिवेट हो जाता है, पेन को रिलीफ करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसीलिए इसमें हम लोग इंटेंसिटी को क्या रखते हैं, इंटेंसिटी को लो रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो हाई टेंस में हमेशा फ्रीक्वेंसी हाई होता है, यानी कितना होता है 80 to 120 हर्ट्ज। पल्स वीथ कितनी होती है, तो पल्स वीथ होती है 100 to 500 मिली सेकेंड एंड पल्स ड्यूरेशन होता है 50 to 80 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट मतलब पेशेंट को कितना दिन में ट्रीट कर देना है वो ड्यूरेशन है। तो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है वो है 20 to 60 मिनट्स, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसमें, अब हम लोग बात करेंगे लो टेंस के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूपंक्चर टेंस, ठीक है। एक्यूपंक्चर टेंस को लो टेंस भी हम लोग कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लो होती है और इंटेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी लो है और इंटेंसिटी हाई है तो लो फ्रीक्वेंसी के कारण एक्यूपंक्चर टेंस को लो टेंस भी बोलते हैं, और हाई इंटेंसिटी के कारण आपको मसल्स में क्लियरली कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी हमेशा ज़्यादा है, ठीक है। तो हाई टेंस जो था वो लो इंटेंसिटी पे अलग मैकेनिज्म के द्वारा पेन रिलीफ कर रहा था, लेकिन लो टेंस में एक अलग मैकेनिज्म द्वारा हेल्प करेगा। उसमें मैकेनो रिसेप्टर से पेन रिलीफ हो रहा था, बट यहाँ पे डिसेंडिंग पेन सप्रेशन वाला मेथड से पेन को कम करेगा, ठीक है। इसके अंदर जो पल्स ड्यूरेशन होती है वो भी लॉन्ग होती है। आप डायग्राम के हेल्प से देख सकते हैं, इसमें पल्स का दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो क्या था, कम था, ठीक है, इन द कंपेरिजन ऑफ लो टेंस। इसमें क्या है, इसमें पल्स का जो डिस्टेंस है, पल्स का ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है, ठीक है, 150 to 300 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। हाई इंटेंसिटी जो होता है, हम अभी देखें कि बताएं भी आपको कि हाई इंटेंसिटी की वजह से इसमें विजिबल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। और हाई इंटेंसिटी जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 30 मिली एम्पियर, और इसमें ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है 30 to 40 मिनट्स। इसका मतलब है कि लो टेंस के द्वारा पेशेंट को 30 से 40 मिनट में ट्रीट कर देना है, ठीक है। इलेक्ट्रोड शुड बी पोजिशन टू प्रोड्यूस विजिबल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, सेम थिंग है। जब हम लोग इलेक्ट्रोड से अप्लाई करते हैं लो टेंस को तो हमें क्लियर देखने को मिलती है क्या, विजिबल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्लियर देखने को मिल रही। और ये जो भी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, टिंगलिंग सेंसेशन, ये सब जो भी हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी की वजह से हो रहा है, ठीक है। The patient experience paresthesia and muscle stress, ठीक है। और लो टेंस में पेशेंट जो होगा वो पैरेस्थेशिया और मसल स्ट्रेस दोनों को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ब्रीफ टेंस के बारे में। तो जो ब्रीफ टेंस होता है वो बहुत ही रेयरली यूज़ किया जाता है फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा, और ये मेनली जो होता है वो सर्जरी के केस में किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही जल्दी पेन में रिलीफ करता है, लेकिन बहुत ही थोड़े समय के लिए, ठीक है। ब्रीफ टेंस प्रोवाइड्स रैपिड ऑनसेट, मतलब ये बहुत ही जल्दी पेन में रिलीफ करता है, शॉर्ट टर्म पेन रिलीफ। बट पेन तो जल्दी रैपिड तो हो रहा है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। इट इज गिवन इन वुंड
डिब्राइडमेंट। डिब्राइडमेंट का मतलब होता है कि अगर किसी स्किन में वुंड वुंड या फिर बोल सकते हैं नेफ्रोसिस हो जाए, ठीक है, तो वो जो वुंड होता है उस पर एक मतलब डेड टिश्यू आ जाता है, ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए, वहाँ के स्किन को ठीक करने के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो सर्जरी करते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर जो होते हैं वो सर्जरी करते हैं, तो उस समय बहुत ही ज़्यादा पेशेंट को पेन होता है, तो इसी पेन को रिलीफ करने के लिए ब्रीफ टेंस को यूज्ड में लाया जाता है, ठीक है। और दूसरा, फर्स्ट तो डिब्राइटमेंट में, और सेकेंड होता है जॉइंट मोबिलाइजेशन में, ठीक है। अब इसके पैरामीटर्स को देख लेते हैं कि ब्रीफ टेंस जो होता है उसका एम्पलीट्यूड कितना होता है, पल्स रेट कितना होता है, ठीक है। तो जो ब्रीफ टेंस होती है उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो हमेशा पेशेंट के टॉलरेट से ज़्यादा होता है, ठीक है। कभी कभी ये पेशेंट को काफ़ी दर्द देती है, ठीक है। पल्स रेट जो होता है वो 125 से लेकर के 250 हर्ट्ज तक होती है। ये पल्स रेट भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। मतलब नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होता है इसमें। पल्स ड्यूरेशन जो है वो है 200 से 250 माइक्रोसेकेंड एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट 15 मिनट्स। मतलब ये काफ़ी कम समय के लिए दिया जाता है, ठीक है, काफ़ी कम समय के लिए, और फिर भी ये काफ़ी जल्दी पेन को रिलीव करता है, लेकिन टेम्पररी, ड्यूरेशन ऑफ पेन रिलीफ टेम्पररी, ठीक है। अब एक और मोड है टेंस का जो कि काफ़ी कॉमनली यूज किया जाता है, वो है बर्स्ट मोड। यानी हम बोल सकते हैं कि हाई टेंस के बाद सबसे ज़्यादा जो टेंस यूज में लिया जाता है वो है बर्स्ट मोड टेंस, ठीक है। और ये इसलिए लिया जाता है क्योंकि लो टेंस जो होता है लो टेंस में यूज में लिया जाता है, लेकिन पेशेंट लो टेंस से ज़्यादा बर्स्ट टेंस में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, ठीक है। तो जो बर्स्ट मोड ऑफ टेंस जो है उसको हम लोग पल्स टेंस भी कहते हैं, ठीक है। और टेंस के बर्स्ट मोड को डेवलप्ड किया गया था किनके द्वारा, तो दो साइंटिस्ट थे, एरिक्सन एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। और ये कब डेवलप्ड किए थे, तो 1976, ठीक है। इट प्रोवाइड पैकेजिंग ऑफ सेवरल स्टिमुलाई, ठीक है। बर्स्ट टेंस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज्ड में लिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर पैकेज के फॉर्म में बहुत सारा स्टिमुलाई होते हैं, ठीक है, जो पेशेंट को दी जाती है। और वो कितना होगा स्टिमुलाई, तो स्टिमुलाई अप्रॉक्स 1 to 10 स्टिमुलाई जो होते हैं वो पेशेंट को दिया जाता है एक पैकेजिंग के फॉर्म में, ठीक है, एक पैकेज के फॉर्म में। पेशेंट इसको एक स्टिमुलाई की तरह सेंस करता है, ठीक है। हम पेशेंट को तो देते हैं अप्रॉक्स, मान लीजिए हम किसी पेशेंट को 4 स्टिमुलाई दे रहे हैं, 5 स्टिमुलाई दे रहे हैं, या फिर जो भी हो 1 से 10 के बीच में हम कितने भी स्टिमुलाई पेशेंट को दे सकते हैं, लेकिन पेशेंट इसको सेंस करता है एक स्टिमुलाई की तरह, ठीक है। पेशेंट को ऐसा फील होता है कि हमें एक ही स्टिमुलाई दिया जा रहा है, ठीक है। It produce more comfortable muscles contraction, so patients prefer this mode, ठीक है। और इसमें जो होता है पेशेंट्स को मसल्स कॉन्ट्रैक्शन तो महसूस होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा उनके लिए कंफर्टेबल होता है। और एक बात बता दूं कि बर्स्ट मोड में हमेशा फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है और इंटेंसिटी भी हाई होती है, दोनों इसमें हाई होता है, ठीक है। फिर भी पेशेंट अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है, ठीक है। करंट इज मोर टॉलरेबल दैन लो टेंस, ठीक है। लो टेंस के कंपैरिजन में अगर बर्स्ट टेंस की बात की जाए तो इसमें पेशेंट ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं और वे ज़्यादा अच्छे से इसको टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इनके पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं। बर्स्ट टेंस के में कितनी फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाएगी, कितनी इंटेंसिटी, तभी हम आपको बताएं कि बर्स्ट टेंस में हाई फ्रीक्वेंसी और हाई इंटेंसिटी का यूज़ किया जाता है, ठीक है।
और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 50 to 100 हर्ट्ज। मतलब कि 1 सेकेंड में अप्रॉक्स इतना स्टिमुलाई एक पेशेंट को दिया जाएगा, क्योंकि ये एक सीरीज में दिया जा रहा है, एक पैकेज के फॉर्म में दिया जा रहा है। भले ही पेशेंट को फील ना हो, एक बार में 4-5 स्टिमुलाई दिया जाता है, फिर एक गैप इंटरवल आता है, फिर हम 5 से 6 मतलब स्टिमुलस देते हैं, फिर एक प्रॉपर इंटरवल आता है। मान लीजिए कि एक बार में हम एक पैकेज देते हैं 4 का, ठीक, 4 स्टिमुलाई का, तो एक इंटरवल के बाद हम फिर 4 स्टिमुलाई का ही उसको करंट देंगे, ठीक है। तो हमेशा ये डिलीवर्ड इन पैकेट और बर्स्ट ऑफ 1 to 4 हर्ट्ज, ठीक है। पल्स ड्यूरेशन जो इसमें होता है वो होता है 50 to 200 माइक्रोसेकेंड, एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है 20 to 30 मिनट्स। मतलब लो टेंस और हाई टेंस के कंपैरिजन में इसका ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन होता है वो कम होता है। ड्यूरेशन ऑफ पेन रिलीफ जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। मतलब सबसे ज़्यादा पेन रिलीफ का जो मतलब अगर किसी को पेन रिलीफ हुआ तो वो पेन रिलीफ काफ़ी लंबे समय तक वो रिलीफ रहेगा उसका पेन, ठीक है। हम इसके ग्राफ से इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये ग्राफ है किसका, बर्स्ट टेंस का। ये इंटेंसिटी है इधर, और ये इंटेंसिटी है, और इधर क्या है, टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये आप इससे समझ सकते हैं कि ये बंच मतलब कि एक पैकेज के फॉर्म में दिया जा रहा है, 3 स्टिमुलाई है, ठीक है। और इसका आप लेंथ देख ही सकते हैं कि ये काफ़ी जल्दी भी है और इसका लेंथ काफ़ी कम है। मतलब पल्स ड्यूरेशन भी मतलब कम है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, समझते हैं ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब अगर 50 है तो मतलब 1 सेकेंड में वो उतना ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा इसका ग्राफ में उतना ही ज़्यादा स्टिमुलाई का डायग्राम बनेगा। और ये अगर इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा तो इसका जो स्टिमुलाई का जो लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इधर इंटेंसिटी को डिनोट किया गया है और इधर टाइम इंटरवल को, ठीक है। तो आज हम लोग देख लिए टेंस के इंट्रोडक्शन को, टेंस के पैरामीटर्स को एंड उसके मोड को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पेन पाथवे को काफ़ी अच्छे से समझेंगे, क्योंकि टेंस को अच्छे से समझने के लिए पेन पाथवे को अच्छे से समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हम डोसिमेट्री ऑफ टेंस को पढ़ेंगे। डोसिमेट्री ऑफ टेंस में पढ़ना क्या है, समझना क्या है। देखो, तो जो डोसिमेट्री ऑफ टेंस है इसमें मेनली हम ये जानेंगे कि जो टेंस मशीन है उसको हम लोग किसी पेशेंट पे कैसे अप्लाई करेंगे, और उस मशीन का जो पैरामीटर्स हम लोग कैसे सेट करेंगे। तो ये पैरामीटर्स जो अलग अलग प्रकार के पेशेंट के लिए अलग अलग होंगे, ठीक है। तो मेनली हम देखेंगे इसमें कि किसी भी पेशेंट को टेंस को हम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टेंस को अप्लाई करने से पहले हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला है पेशेंट शुड बी पोजिशन्ड कंफर्टेबली विद द लिम्ब बॉडी पार्ट सुटेबली सपोर्टेड, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले पेशेंट को उसके कंफर्टेबल पोजीशन में लेटा देना है या तो उसको बैठा देना है, जिसमें भी पेशेंट अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सके। एंड देन ही और सी ऑल्सो शुड बी इंस्ट्रक्टेड नॉट टू मूव नॉट टच द इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। उसके बाद हमें उस पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा हो तो वो मूव ना करे और इलेक्ट्रोड को बिल्कुल भी टच ना करे, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो टेंस होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को इस्तेमाल करते हुए स्किन के ऊपर नर्व को स्टिमुलेट करता है, जिसके वजह से पेन का जो स्टिमुलस होता है वो ब्लॉक हो जाता है, या तो इंडोर्फिन्स लेवल पे पेन को रिलीव करता है, यानी हमारा जो ब्रेन होता है वो इंडोर्फिन्स को रिलीज़ करता है और नेचुरल पेन किलर के सिस्टम की तरह वर्क करने लगता है, ठीक है। एंड देन द स्किन शुड बी वॉश्ड आइदर विथ सोप एंड वाटर और क्लींस्ड विथ अल्कोहल स्वैब टू रिमूव द सरफेस लिपिड्स, ठीक है। उसके बाद पेशेंट के जिस भी एरिया में प्रॉब्लम है या फिर पेन है उसके लिए, जिसके लिए हम टेंस को अप्लाई करना है, उस एरिया को अच्छे से सोप और वाटर से क्या करना है, वॉश कर लेना है।
या फिर आप अल्कोहल स्वैब से क्लीन कर सकते हैं, ताकि उस सरफेस एरिया में जो भी ऑयल या फिर लिपिड है जो हमारा बॉडी सिक्रीट करता है वो उसे रिमूव कर सके। कहने का मतलब है कि जो ट्रीटमेंट एरिया है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। The skin should also be moist with 1% warm saline water to enhance conductivity, ठीक है। उसके बाद उस क्लीन एरिया को हमें 1% वार्म सलाइन वाटर के हेल्प से मॉइस्ट करना चाहिए, ताकि जो इलेक्ट्रिकल करंट की कंडक्टिविटी है उसको क्या कर सके, इन्हांस कर सके, ठीक है। अब देखो, अब पेशेंट पूरी तरह से तैयार है कि अब आप उस पर टेंस अप्लाई कर सके, यानी वो अब ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल रेडी है। ये जो हम बताएं ये क्या था, ये था टेंस देने से पहले हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब हम उसको, उस पेशेंट को क्या कर सकते हैं, टेंस दे सकते हैं। यहाँ देखो नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रोड्स दैट हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस शुड बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर। हम जानते हैं कि जो टेंस से जो ट्रीटमेंट देते हैं, जो टेंस का मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, यानी इलेक्ट्रोड को प्लेस करके ही हम टेंस के थ्रू ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ प्लेस द टेंस इलेक्ट्रोड। तो अब हम इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करेंगे। उससे पहले हम ये भी जान ले कि जो टेंस इलेक्ट्रोड होता है वो भी दो प्रकार के होता है। कौन कौन सा, तो फर्स्ट है मेटालिक प्लेट एंड सेकंड है कार्बन और रबर प्लेट। तो देखो मेटालिक प्लेट को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, तो मेटालिक प्लेट को हमेशा हम पहले उसको लिंट पैड जो होता है उससे कवर करके यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले उस प्लेट को कवर कर देते हैं लिंट पैड से, उसके बाद हमें पेशेंट के स्किन पे अप्लाइड करना होता है। लेकिन जो कार्बन और रबर इलेक्ट्रोड होता है उसको स्किन पे अप्लाई करने से पहले उस पर कंडक्टिव इलेक्ट्रोड जेल का यूज़ करना होता है, उसके बाद उसको स्किन पे अप्लाई करना होता है, ठीक है। और कंडक्टिव इलेक्ट्रोड जो जेल है इसको हम अल्ट्रासाउंड जेल भी कहते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड करने से पहले भी इस जेल को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग अल्ट्रासाउंड जेल भी बोलते हैं। अब हम जानेंगे द टेंस इलेक्ट्रोड कैन बी अप्लाइड, यानी जो टेंस का जो इलेक्ट्रोड होता है, पहले तो हम सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें मेटालिक प्लेट यूज़ करना है या फिर कार्बन या रबर प्लेट यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद उसको हम लोग पेशेंट के स्किन पे फाइनली अप्लाइड करेंगे। तो कहाँ पे अप्लाइड करेंगे ये बात आता है, यानी कि पोजिशनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड का पोजिशन क्या होगा। तो देखो इलेक्ट्रोड को हम लोग मेनली एक्यूपंक्चर पॉइंट पे यूज़ करते हैं, या फिर ट्रिगर पॉइंट पे, या फिर मोटर पॉइंट्स पे, और नहीं तो फिर एप्रोप्रिएट पेरिफेरल नर्व एरिया पे या फिर स्पाइनल रूट नर्व पे, और नहीं तो फिर उस एरिया पे यूज़ करते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेशेंट को पेन फील हो रहा होता है, यानी कि पेनफुल एरिया, ठीक है। Once the therapist place the electrodes and then set the parameters and types of outputs modulated or burst, ठीक है। देखो थेरेपिस्ट जो हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो तो इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट कर चुके हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड के प्लेसमेंट करने के बाद वो उसके पैरामीटर्स को सेट करेंगे, यानी पेशेंट के कंडीशन के अनुसार वो डिसाइड करेंगे कि इसे कौन सा टेंस देना है, ठीक है। उसका इंटेंसिटी कितना रखना है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना रखना है, वो ये डिसाइड करेंगे। टू टाइप्स ऑफ मेथड यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, यानी इलेक्ट्रोड का जो प्लेसमेंट होता है वो भी दो प्रकार से किया जाता है, ठीक है। कौन कौन सा, तो फर्स्ट है पैरेलल इलेक्ट्रोड ट्रीटमेंट एंड सेकंड है क्रॉस्ड मेथड, ठीक है। तो पैरेलल इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट में क्या होता है, इसमें एक चैनल एक तरफ होता है और दूसरा चैनल जो होता है वो दूसरी तरफ होता है। लेकिन ठीक वही क्रॉस्ड मेथड में क्या होता है, इसमें दोनों चैनल एक दूसरे को क्रॉस करता है, ठीक है। अब इन दोनों जो इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट का जो मेथड है इसमें सबसे बेस्ट किसको माना जाता है, तो सबसे बेस्ट जो इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट का मेथड है उसको क्रॉस्ड मेथड को माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें करंट पेन वाले एरिया से निकलता है, ठीक है। और इसलिए इसको सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, क्योंकि पेशेंट इसमें अपने आप को ज़्यादा रिलैक्स महसूस करता है, उसका जो पेन होता है वो जल्दी रिलीफ होता है, ठीक है।
एंड सेकंड है हमारा डोज टाइमिंग। डोज टाइमिंग का मतलब क्या होता है? डोज टाइमिंग का मतलब होता है कि टेंस को कितना देर के लिए किसी पेशेंट पे हमें अप्लाई करना है, ठीक है। शुरुआत जो होता है वो हमें 15 to 20 मिनट से करना चाहिए और फिर पेशेंट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग धीरे धीरे बढ़ाना है, ठीक है। और वो टाइमिंग 25 मिनट्स, उसके बाद 30 मिनट्स, लेकिन हार्डली उसको 30 मिनट्स ही अप्लाई करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा उसको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और डोज का जो टाइमिंग होता है वो भी मोड ऑफ प्रोग्राम पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि हम टेंस का कौन सा मोड यूज़ कर रहे हैं पेशेंट पे, क्योंकि अलग अलग जो मोड होता है टेंस का उसकी टाइमिंग जो होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि उसका फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो, हम मोड और प्रोग्राम का सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे मोड होते हैं, हाई टेंस होते हैं, लो टेंस होते हैं, बर्स्ट मोड होता है, बहुत सारे मोड होता है। अब पेशेंट के कंडीशन और सिचुएशन के अनुसार फिजियोथेरेपिस्ट को सिलेक्ट करना होता है कि हमें पेशेंट पे कौन से टेंस को अप्लाई करना है, ठीक है। और उस मोड ऑफ प्रोग्राम के पे ही डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी लेनी है, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी लेनी है, और फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि हमें कितना देर के लिए उस पेशेंट पे टेंस को अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिलेक्शन ऑफ मोड ऑफ प्रोग्राम के बारे में। तो उसके सिचुएशन के अनुसार क्या करेंगे, मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्राम प्रेजेंट इन द टेंस यूनिट, और हमें डिसाइड करना है या तो हम बर्स्ट मोड लेंगे, या तो बर्स्ट 2 लेंगे, स्वीप लेंगे, या फिर कोई भी मोड हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे मानते हैं कि हम बर्स्ट मोड यूज़ करते हैं। यहाँ पे बटन दिया हुआ रहता है टेंस मशीन में, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड हमारा बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, ठीक है। उसके बाद जब प्रोग्राम हम यूज़ कर लिए, अब उसको सेलेक्ट करते हैं हम किसको, उसके फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी को, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है उसके कंडीशन पे। यानी देख लो कि जब किसी को अपने पेन में रिलीफ करने के लिए टेंस को अप्लाई करवाना है, ठीक है, कि कोई पेशेंट है उसको बस पेन फील हो रहा है, कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, तो हम उस समय हाई फ्रिक्वेंसी और लो इंटेंसिटी का यूज़ करते हैं, यानी कि हाई टेंस को, ठीक है। उसके बाद अगर किसी पेशेंट में को पेन फील नहीं हो रहा है, ओनली स्वेलिंग है, तो स्वेलिंग को कम करने के लिए हम लो फ्रिक्वेंसी एंड हाई इंटेंसिटी को यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी लो टेंस को यूज़ करते हैं हम। देखो, पेन ऐसा नहीं कि पेन बिल्कुल नहीं होता, पेन होता है, वो बहुत ही कम होता है, माइनर पेन होता है। और सिर्फ पेन का मतलब यहाँ पे हम बात करें यानी बहुत ज़्यादा उसको पेन हो रहा है, स्वेलिंग नहीं है, ठीक है। और कुछ कंडीशन तो ऐसे भी होते हैं जहाँ पे उस किसी पेशेंट को पेन भी बहुत ज़्यादा फील होता है और उस एरिया में स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और स्वेलिंग वाला एरिया जो होता है वो काफ़ी पेनफुल होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम पेशेंट पे मीडियम फ्रीक्वेंसी एंड मीडियम इंटेंसिटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पेन रिलीफ करने के लिए हाई टेंस, और स्वेलिंग को रिलीव करने के लिए लो टेंस, एंड पेन को रिलीव करने के लिए और स्वेलिंग दोनों के लिए मेनली हम लोग बर्स्ट टेंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी मीडियम फ्रीक्वेंसी एंड मीडियम इंटेंसिटी को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे टेंस के इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है क्या है, देखो, जब हम किसी भी पेशेंट को कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो कौन सी कंडीशन में उस पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है और कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें उस पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं देना है, ये आता है इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन में। तो इंडिकेशन का मतलब है कि कौन कौन से कंडीशन में हमें पेशेंट पे टेंस अप्लाई करना है, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन में कौन कौन सा कंडीशन ऐसा है पेशेंट का जिसमें हमें उस पर टेंस का अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। देखेंगे टेंस के इंडिकेशंस के बारे में। इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, देखो, यानी किसी भी पेशेंट को हम किस कंडीशन में टेंस देंगे तो उसी को बोलते हैं इंडिकेशंस। तो सबसे फर्स्ट आता है टेंस के इंडिकेशंस में जॉइंट पेन, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को जॉइंट पेन हो रहा हो तो उस कंडीशन में हम उसको टेंस अप्लाई करते हैं पेन को रिलीव करने में। लेकिन याद रहे कि जो टेंस होता है वो पेन को रिलीव तो करता है, लेकिन ये पेन रिलीफ जो होता है वो टेम्पररी होता है, ठीक है।
ताकि आप उसके लिए जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, जो प्रॉपर एक्सरसाइज है, उसको आप अच्छे से कर सकें। यानी टेंस जो होता है आपके रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करता है। अगर आपके कंधे में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, यानी नी जॉइंट पेन हो या फिर शोल्डर जॉइंट पेन हो, तो इस कंडीशन में आपको टेंस अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड आता है लो बैक पेन एंड नेक पेन, या फिर आपको देखो कमर दर्द हो, गर्दन दर्द हो, तो ऐसे कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन में भी टेंस को अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड इंडिकेशंस है रेडिएटिंग पेन। देखो रेडिएटिंग पेन कब होता है, आप जानते होंगे कि जब हमारे बैक में जो पेन होता है वो एक प्रॉपर एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, वो रेडिएट करता है, यानी बढ़ते जाता है वो पेन को, ठीक है। और ये हमेशा स्लिप डिस्क और सियाटिका में होता है, जो वर्टिब्रेट कॉलम जो होता है उनके पीछे स्लिप डिस्क होता है, ये पेन वहीं पे मेनली होता है। और इस प्रकार के पेन को क्या बोलते हैं, रेडिएटिंग पेन बोलते हैं। तो रेडिएटिंग पेन के कंडीशंस में भी हम टेंस को अप्लाई करते हैं किसी भी पेशेंट पे। एंड फोर्थ है मस्क्यूलर पेन एंड सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को मस्क्यूलर पेन हो, यानी उसके मसल्स में किसी भी प्रकार का पेन हो, या फिर उसको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुआ, तो उस कंडीशन में भी उस पेशेंट पे उसके पेन को रिलीव करने के लिए टेंस का अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो मसल्स स्ट्रेन हो गया, यानी मसल्स में पेन जब हुआ, मसल्स स्प्रेन यानी उसके जब मसल्स में खिंचाव हो रहा हो, यानी मेनिस्कस इंजरी, जो लिगामेंट में पेन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मेनिस्कस इंजरी, एंड फिब्रोमैलेजिया। एंड ऐसे ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, टेंस को अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो फाइब्रोमैलेजिया क्या होता है, देखो फाइब्रोमैलेजिया में होता है, देखो एचिंग होता है और पेन होता है मसल्स में, उसके साथ साथ मसल्स के साथ साथ जॉइंट में भी होता है, टेंडन में भी होता है, और ये जो होता है पूरे बॉडी में धीरे धीरे क्या होता है, रेडिएट कर जाता है, ठीक है। स्पेशली अलोंग द स्पाइन, यानी स्पाइन के अलोंग जितने भी पोर्शन होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा पेन फील होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, फाइब्रोमैलेजिया, ठीक है। एंड फिफ्थ कंडीशन कौन सा है, तो फिफ्थ कंडीशन है हमारे पास क्रोनिक पेन, यानी क्रोनिक पेन के कंडीशन में भी हमें टेंस यूज़ करना होता है, ठीक है। क्रोनिक पेन में किस तरह का पेन आता है, जो लंबे समय से हो रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक पेन, जिसमें आता है ओस्टियोआर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एंड रिमोटॉइड अर्थराइटिस, क्रोनिक जॉइंट पेन एंड पोस्ट सर्जिकल पेन। देखो ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब क्या होता है, जो जॉइंट में जो पेन होता है, देखो एक नॉर्मली जॉइंट में पेन होता है, एक होता है कि उस जॉइंट में कोई डिजीज हो गया है उसकी वजह से पेन हो रहा हो, तो उसी को बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, मीन्स डिजीज ऑफ द जॉइंट इज कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या किया जाता है, हम टेंस को अप्लाई करते हैं ताकि उस पेशेंट को पेन में थोड़ा रिलीफ मिल सके, ठीक है। एंड नेक्स्ट है टेंडनाइटिस, यानी उसके टेंडन में इन्फ्लामेशन हो गया हो, उसके वजह से उसको पेन फील हो रहा हो, तो वैसे कंडीशन में भी हम टेंस का यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट है बर्साइटिस, यानी जो फ्लूइड फील्ड जो सेक होता है जिसको हम लोग बर्सा बोलते हैं, उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है, कोई कशन हो जाए, उसमें कोई जॉइंट जो होता है उसमें कोई कशन जॉइंट हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में भी हम टेंस को अप्लाई करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है लेबर पेन, जब किसी को लेबर पेन हो रहा हो तो ऐसे कंडीशन में भी हम टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है डायबिटीज़ रिलेटेड न्यूरोपैथी। देखो डायबिटीज़ रिलेटेड न्यूरोपैथी का मतलब क्या होता है, देखो इसका सेम मतलब होता है कि अगर किसी का नर्व में इंजरी हो जाए या फिर उसका जो नर्व हो वो डैमेज हो जाए, ठीक है, अब वैसा नर्व डैमेज हो जो ब्रेन से उसको कनेक्ट कर रहा हो, ठीक है, स्पाइनल कोड से, और धीरे धीरे उसको पूरा रेस्ट ऑफ द बॉडी से कनेक्ट कर रहा हो, तो ऐसे में उसका जो नर्व होता है वो अगर डैमेज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ रिलेटेड न्यूरोपैथी, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, तो ऐसे कंडीशन में भी हम किसी पेशेंट पे टेंस को अप्लाई करते हैं। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ का मतलब क्या होता है, देखो आर्टरी जो होता है वो आर्टा के थ्रू आता है और हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है, लेकिन जब आर्टरी में हार्डनिंग आ जाए, जो आर्टरी ब्लड को सप्लाई कर रहा है वो हार्ड हो जाए, ठीक है, और ब्लड को जो सप्लाई नहीं कर पाता है अच्छे से, जब आर्टरी हार्ड हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम उसको बोलते हैं पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, ठीक है।
तो ये सब क्या था, ये सब था हमारा इंडिकेशंस ऑफ टेंस, यानी इन सब कंडीशन में हम पेशेंट को उसके पेन में रिलीफ करने के लिए टेंस अप्लाई करते हैं। अब हम बात करते हैं उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में, यानी फॉर व्हाट टाइप ऑफ कंडीशंस एंड एरियाज ऑफ द बॉडी शुड ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन थेरेपी नॉट बी यूज्ड, यानी ऐसा कौन कौन से कंडीशंस होंगे जिसमें हम पेशेंट के जो पेन होते हैं उसमें रिलीफ करने के लिए हम टेंस का यूज़ नहीं करते हैं, यानी वैसे पेशेंट पे हम टेंस को अप्लाई नहीं करते हैं। तो फर्स्ट, एन इम्प्लांटेबल डिवाइस। देखो, अगर किसी पेशेंट को चोट तो लगी है, ठीक है, उसको पेन हो रहा है, ऐसे कंडीशन में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर उस पेशेंट को उस एरिया के आसपास भी मतलब क्या बोल सकते हैं, कोई इम्प्लांटेबल डिवाइस लगा हो, यानी बोल सकते हैं किसी को तो आर्टिफिशियल जैसे कि पेस मेकर लग जाता है, किसी का पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो उस जगह आर्टिफिशियल मेटल का रॉड यूज़ किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें कभी भी पेशेंट पे टेंस को अप्लाई नहीं करना होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो टेंस क्या करता है, टेंस इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के थ्रू स्किन पे उसका नर्व को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हमें पेन में रिलीफ मिलता है, क्या करके, उसके जो पेन का जो स्टिमुलस होता है उसको ब्लॉक करके, ठीक है। लेकिन अगर इम्प्लांटेबल के कंडीशन में हम उस पेशेंट पे अप्लाई करते हैं टेंस, तो उनके बॉडी में शॉर्ट सर्किट होने की चांसेज है और उसके वजह से उस पेशेंट को स्ट्रोक आ सकती है, ठीक है। इसलिए कभी भी इम्प्लांटेबल डिवाइस अगर किसी पर्सन में हुआ हो तो उस पर्सन पे टेंस को अप्लाई नहीं करना होता है, ठीक है। एंड सेकेंड है मैलिग्नेंसी, ट्यूमर एंड कैंसर, ठीक है। किसी भी पेशेंट में अगर किसी भी प्रकार के ट्यूमर हो, कैंसर हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में कभी भी हम इलेक्ट्रोड का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उस पर क्या हो सकता है, उसमें सस्पेक्टेड कैंसर हो सकता है, जो हमें यूज़ करने की वजह से, मतलब इलेक्ट्रोड की यूज़ करने की वजह से वो पूरे एरिया में स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए टेंस को। एंड डू नॉट यूज़ टेंस इफ़ यू हैव अनडाइग्नोस्ड पेन। अगर किसी पर्सन को पेन हो रहा है तो हमें ऐसे ही नहीं उसको टेंस अप्लाई कर देना है कि चलो इसको तो पेन फील हो रहा है और हम इसको मतलब पेन में रिलीफ कर देते हैं, टेंस को यूज़ कर देते हैं, नहीं, क्योंकि जब तक वो पेन डायग्नोस्ट नहीं हुआ कि जो पेन हो रहा है पर्सन को किस वजह से हो रहा है, मतलब इसका मेन ऑरिजिन क्या है, मेन रीज़न क्या है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी कैंसर की वजह से भी पेन होता है और बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से पेन होता है, और इस कंडीशन में टेंस को अप्लाई करने से उसके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, उसके लाइफ के लिए। एंड नेक्स्ट होता है ओवर कैरोटिड साइनस। देखो, जहाँ कैरोटिड साइनस हमारी गर्दन के सामने की ओर होती है उस जगह पे हमें कभी भी इलेक्ट्रोड का यूज़ नहीं करना होता है, ठीक है। इस दौरान टेंस का यूज़ कभी भी नहीं करना होता है। एंड नेक्स्ट आता है क्या, प्रेगनेंसी। देखो, प्रेगनेंसी के कंडीशन में देखो टेंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ एरिया है, पार्टिकुलर एरिया जहाँ पे हमें टेंस का यूज़ नहीं करना होता है। तो जब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उस दौरान टेंस का यूज़ हमें पेल्विक एरिया या फिर जो प्यूबिक एरिया होता है वहाँ करने से बचना चाहिए, ठीक है। देखो, लेकिन जब उस लेडी को लेबर पेन हो रहा हो तब आप काफ़ी सावधानी से आप वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि उसको लेबर पेन में रिलीफ मिल सके, ठीक है। एंड नेक्स्ट है एक्टिव इन्फेक्शन, ब्रोकन स्किन और स्किन डिजीज़। देखो, किसी भी पेशेंट को किसी भी प्रकार का एक्टिव इन्फेक्शन है, ब्रोकन स्किन हुआ, क्या स्किन जो है वो डैमेज हो जिसकी वजह से उसको पेन हो रहा है, फिर किसी भी प्रकार का उसको स्किन डिजीज़ हो, ठीक है। स्किन डिजीज़ में जैसे कि ओस्टियोमाइलिटिस आ जाता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है। देखो, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम पेशेंट पे टेंस अप्लाई करते हैं तो नो डाउट कि उसको पेन में रिलीफ मिलेगा, ठीक है, पेन में रिलीफ मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, उसका साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। यानी कि उस कंडीशन में अगर हम अप्लाई करते हैं टेंस को तो ड्यू टू वुंड्स और इन्फेक्टेड टिश्यू जो उसका जो इन्फेक्शन है वो पूरे बॉडी में स्प्रेड होने की चांसेस होती है। तो इसके वजह से कभी भी हमें ट्यूबरकुलोसिस और ओस्टियोमाइलिटिस के केस में टेंस का अप्लाई नहीं करना है किसी भी पेशेंट पे, ठीक है। एंड नेक्स्ट है एरिया ओवर इम्पेयर्ड और एब्सेंट स्किन सेंसेशन। देखो, किसी भी पेशेंट को अगर
कहीं चोट लगा हो, ठीक है, आप वहाँ पे स्टिमुलेशन दे रहे हैं और वो इंसान उस स्टिमुलेशन को सेंस ही नहीं कर पा रहा हो, ठीक है, यानी वो सेंसेशन नहीं हो, अगर उसको बर्न भी फील हो रहा होगा, एलर्जी भी फील हो रही होगी, तो वो तो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका जो सेंसेशन है वो तो लॉस है। तो लॉस ऑफ सेंसेशन के कंडीशन में भी कभी भी हमें पेशेंट को टेंस अप्लाई नहीं करना होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हार्ट डिजीज़। उस किसी भी पेशेंट को अगर किसी भी प्रकार का हार्ट डिजीज़ हो या फिर कार्डियक कंडीशन हो, जैसे कि सच एज हार्ट फेल्यूर, एरिथमिया, इरेगुलर जिसको बोलते हैं इरेगुलर हार्ट बीट, तो ऐसे कंडीशन में कभी भी पेशेंट पे टेंस अप्लाई नहीं करना होता है, ठीक है। एंड सेकेंड है क्या, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। देखो किसी भी प्रकार का न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो तो उस कंडीशन में भी टेंस अप्लाई नहीं करना होता है, जैसे कि इपिलेप्सी एंड स्ट्रोक। देखो इपिलेप्सी मतलब क्या होता है, मिर्गी, एंड स्ट्रोक मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई किसी को अगर लकवा मार दिया हो या फिर उसको मिर्गी का दौरा पड़ता हो तो ऐसे कंडीशन में भी उस पेशेंट पे टेंस अप्लाई नहीं करना है, ठीक है।